मूलतः हम बीकानेर के थे। बीकानेर में कहाँ से? मेरे पिताजी स्वयंसेवक थे और मैं भी स्वयंसेवक बना जी। मैं 12th क्लास के अंदर था, मैंने सीपीटी का एग्ज़ाम दिया था जी। और मैं फेल हो गया था। तो बोले कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा साहब जिम जा रहा हूँ। बोले क्यों? मैं कहा सेहत को लेके जा रहा हूँ। और उसके बाद आप आज पार्षद बन गए हैं, 5 वर्ष पूरे कर चुके हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या ये भी थी कि लोगों के घरों के जो पानी हैं वो भी रोडों पे आते थे। जी। राजस्थान में काफ़ी इंतजार के बाद निकाय चुनाव की रणभेरी यानी निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ गई है। करीब करीब 2 वर्षों के इंतजार के बाद राजस्थान में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। लगातार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के कारण जो है उसको आरक्षण देना था और इस वजह से सरकार निकाय चुनाव को लेकर के कोई फैसला नहीं ले पा रही थी। लेकिन अब निकाय चुनाव के लिए लॉटरी निकल चुकी है। 2 से 3 दिन बाद वार्डों के लिए लॉटरी निकलेगी और उसके बाद चुनाव आयोग चुनाव का ऐलान करेगा। इस पूरे मुद्दे पर निकाय चुनाव की परिप्रेक्ष्य में निकाय चुनाव की भूमिका को लेकर के आज हमारे साथ गजसिंहपुरा क्षेत्र से वर्तमान पार्षद मैं कह सकता हूं, क्योंकि अब चुनाव में जा चुके हैं हम, निवर्तमान पार्षद पीयूष जी किराड़ू हमारे साथ है। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव पर मैं आऊँगा, चुनाव पर मैं चर्चा भी करूँगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, आज विभाजन विभीषिका दिवस है और जब से सरकार केंद्र में मोदी सरकार आई है उसके बाद से इसको मनाने का फैसला लिया गया। उन लोगों की याद में जो विभाजन के कारण उनको जान गंवानी पड़ी। सबसे पहले तो आप उसके बारे में मुझे बताइए, क्योंकि आप संघ से जुड़े रहे हैं और संघ की उसमें बड़ी भूमिका थी। मैं संघ पर बाद में आऊँगा, पहले मैं इस मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूँ। विभाजन विभीषिका दिवस क्या कहेंगे सर? सरकार का फैसला किस प्रकार से था? विभाजन जो आज दिवस के रूप में हम बना रहे हैं जी, तो पूरे राजस्थान के अंदर उन सभी लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने उस समय जो काला एक अध्याय लिखा गया था उसके अंदर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, लोगों को जागरूक किया, लोगों को साथ लगे, उन सबको याद करने का दिन है। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राजस्थान में कहूँगा पूरे देश भर के अंदर उस दिन को याद करके और बनाया, तो ये अच्छी बात है। राजनीतिक करियर आपका व्यक्तिगत जीवन में शुरुआत करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट की। किस प्रकार से आप अपने जीवन को देखते हैं? आज आप बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय निकायों में आप पार्टी का नेतृत्व करते हैं। किस प्रकार से आपकी जीवन यात्रा शुरू हुई? मूलतः कहाँ से हैं आप? आज जयपुर के अंदर आप क्षेत्र पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, कैसे शुरुआत हुई? शुरुआत ऐसे हुई थी कि मूलतः जो है 3 पीढ़ी हमको जयपुर में रहते हुए हो गई है। अच्छा। मूलतः हम बीकानेर के थे। बीकानेर में कहाँ से थे? बीकानेर सिटी में होंगे, शहर में? शहर प्रॉपर शहर के अंदर जी। लेकिन वहां से मेरे जो दादाजी थे वो बहुत अपनी छोटी उम्र के अंदर अपने पिताजी के साथ आ गए थे। ठीक। फिर मेरे पिताजी की स्कूल कॉलेज सब यहाँ से ही हुई, जयपुर से। हाँ, पिताजी मेरे एलआईसी के अंदर सेवानिवृत्त हुए। अच्छा। उसके बाद मेरी भी पढ़ाई और जो शिक्षा है प्रारंभिक शिक्षा और सब जयपुर से हुई है जी। तो मूलतः अब तो हम जयपुर के ही हो गए। तीसरी पीढ़ी में जयपुर का ही हूँ, तो मूलतः अब जयपुर के हो गए जी। फिर राजनीति में कैसे एंट्री ली आपने? क्या इसका इतिहास है? शुरुआत तो मेरी थी, तो कभी सोचा नहीं था कि कभी पार्षद भी बनूंगा जी, या कभी राजनीति क्षेत्र में जाऊंगा जी। हाँ, पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो संघ पृष्ठभूमि का था जी। पिताजी भी स्वयंसेवक थे, उनको देख के मैं भी स्वयंसेवक। आपके पिताजी स्वयंसेवक थे? हाँ, मेरे पिताजी स्वयंसेवक थे और मैं भी स्वयंसेवक बना जी। तो संघ की शाखाओं में जाना कब से चालू किया आपने? मैंने बाल्यकाल से संघ की शाखाओं में जाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मुझे सक्रिय रूप से अगर मैं बात करूं जी तो अर्पित जी मित्तल है जी, उन्होंने मेरे को सक्रिय, चार्टेड अकाउंटेंट है, उन्होंने मुझे सक्रिय मतलब शाखाओं में जाना। और उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे?
10वीं क्लास में। 10वीं में थे आप? आपकी शिक्षा दीक्षा भी आदर्श विद्या मंदिर से हुई है? नहीं, शिक्षा मेरी रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, उसके बाद आप 10वीं कक्षा से आप शाखाओं में जाने लगे? 10वीं से मैं शाखा में जाने लग गया था, फिर जी। शिक्षण हुआ और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता समय चला गया वैसे वैसे शिक्षण होता गया। कोई ऐसी याद जो आप आज कैमरे के सामने साझा करना चाहें उस समय की? किसी स्वयंसेवक ने आपको कोई बात बताई हो जो आज आप बताना चाहते हो? मैं 12th क्लास के अंदर था, मैंने सीपीटी का एग्जाम दिया था जी। और मैं फेल हो गया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं फेल हो गया था, तो मैं तो जिम जा रहा था जी। तो शाखा में जब 10th क्लास में था, जब से मेरा प्रवेश हो गया था। लेकिन जो अर्पित मित्तल जी हैं, उन्होंने मुझे, जिम जा रहा था तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा साहब जिम जा रहा हूँ। बोले क्यों? मैं कहा सेहत को लेके जा रहा हूँ। भाई सेहत में शुरुआत से भी थोड़ा फिक्रमंद रहे हैं आप। हाँ। सेहत को लेकर के? तो भाई साहब ने बोला हम आपको यहीं फिट कर देंगे। जी। तो मैंने कहा अच्छा भाई साहब। बोले हाँ। तो बोले आओ। तो आए, तो भाई साहब ने मेरे को ज्वाइन करवाई। तो मुझे लगता है कि मेरे राजनीति का भी वही फर्स्ट डे होगा कि उन्होंने मुझे एक मतलब शाखा में ज्वाइन करवाया और उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें मेरे सीखने को मिली उनसे। अच्छा, तो फिर आप संघ से उसके बाद भी जुड़े रहे? हाँ, संघ से मैं उसके बाद भी जुड़ा। मेरा शिक्षण सब उसके बाद ही मेरे स्कूल में हुआ। उसके स्कूल के बाद मैंने कॉलेज के अंदर सीए एंट्रेंस किया, आईपीसीसी एग्जाम किया। अच्छा। फिर उसके साथ साथ मैंने एलएलबी करी, ठीक, एलएलएम करी उसके बाद। अच्छा। हाँ। बीजेपी से कैसे जुड़े? बीजेपी से हमारे मित्र हैं, बड़े भाई कहूंगा मैं, सुरेंद्र सिंह पूर्ववंशी जी, वो एबीवीपी में थे तो मुझे कार्यक्रमों में लेके जाते थे एबीवीपी के। ये कब की बात बता रहे हैं आप? ये 2010-11 के आसपास। 10-11 के? 2010-11 के आसपास। ठीक। तो वो मुझे एबीवीपी के कार्यक्रमों में लेके जाते थे। ठीक। तो उनसे प्रेरित होके हम एबीवीपी के कार्यक्रम में जाना, वहाँ पे कभी कोई विरोध धरना प्रदर्शन होता था, उसके अंदर अपनी भूमिका निभाना। बिल्कुल। तो ऐसे करते करते। एबीवीपी में आपके पास कोई पद भी रहा है क्या? नहीं, एबीवीपी में कभी कोई पद। अच्छा, छात्र इकाई में आप? नहीं था। कॉलेज आपकी कब पूरी हुई? कॉलेज मेरी 2012 के आसपास कंप्लीट। 2012 में कॉलेज पूरी करने के बाद जो है आप बीजेपी में आपकी एंट्री कब हुई? बीजेपी में मेरी एंट्री तो बहुत बाद में हुई है। हाँ। मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ एबीवीपी के जो कार्यक्रम है उसमें जाया करता था। बाकी अगर बीजेपी की बात करूं तो मैंने 2020 के अंदर चुनाव लड़ा था, तो उससे थोड़े टाइम 2020 में आपने पार्षद का चुनाव लड़ा? 2019 के आसपास आप बीजेपी के अंदर। कोई आपको पद मिला, संगठन में आपने काम किया? कंटिन्यू 2020 के बाद मेरे पास अलग अलग दायित्व रहे हैं बीजेपी के। जैसे मुझे अपने दिल्ली नगर निकाय का चुनाव था तो उसके अंदर भी मुझे भेजा गया था। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आप गए थे? हाँ। अच्छा। उसके बाद मैं आपके यूपी के जो विधानसभा चुनाव थे तो वहाँ पे हाथरस है, हाँ, वहाँ पे भी गया था। अच्छा। और अभी मुझे जैसे जयपुर जिले का सफाई योजना का भी अच्छा संयोजक बना रखा है। तो जो पार्टी जब भी मेरे को काम देती है तब मैं वो काम, जब आपको दायित्व मिलता है तो पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं। और मैं ही नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ काम। अब जो चुनाव पर आऊंगा, लेकिन चुनाव पर आने से पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि राजनीति में आपका भीष्म पितामह कौन है या मार्गदर्शक कौन है, जिनकी उंगली पकड़ के आपने पार्टी की रीति और नीति से आप अवगत हुए और उसके बाद आप आज पार्षद बन गए हैं, 5 वर्ष पूरे कर चुके हैं। श्रेय किसको देंगे आप? मैं श्रेय किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को नहीं देते हुए पूरा श्रेय मेरा भीष्म पितामह या कुछ भी पार्टी और जो पार्टी के अंदर शीर्ष नेतृत्व जो कर रहे हैं जी, उन सबको ही दूंगा कि पार्टी ने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पे विश्वास जताया और मैंने 5 साल उन्होंने कंप्लीट करे जी। तो मैं पार्टी को ही मानूंगा कि पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया, तो मैं अपना श्रेय पूरा भारतीय जनता पार्टी को ही दूंगा जी। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि एक पार्षद के
तौर पर आप क्या क्या चुनौतियां देखते हैं? समाज के अंदर आप प्रतिनिधित्व करते हैं, समाज का आप नेतृत्व करते हैं, किस प्रकार की चुनौतियों से आपको जूझना पड़ता है? वैसे तो हमारा समाज में अगर बात करूं तो सबसे अच्छा समाज अगर बात करूं तो जी। भारत का ही है। जी। लेकिन अगर हम बात करें तो मैं अनुशासन के लिए कहूँगा कि अनुशासन की जनता के बीच में या हमारे बीच में कुछ ना कुछ कमी है। अगर जी। अनुशासन ठीक हो जाए जी। तो और अच्छा हो सकता है। जी। किस प्रकार के कार्य आपने गजसिंहपुरा क्षेत्र के अंदर उस जहाँ से आप निर्वाचित हुए हैं, कौन कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जो आप जनता के बीच लेकर जाना चाहेंगे? मैं बात करूंगा, जब मैं 2020 के अंदर पार्षद बना तो 2.5 साल तो विपक्ष की सरकार थी। जी। तो हमारे दिए हुए कोई विशेष काम नहीं हो सकते थे। जी। लेकिन 2.5 साल के बाद हमारी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता, माननीय भजन लाल जी शर्मा जी मुख्यमंत्री बने, हमारे जो विधायक हैं माननीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी वो कैबिनेट मिनिस्टर बने। उसके बाद मुझे कभी कोई काम करने को लेके कभी कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा। मैंने जो काम बोले हैं वो मुझे मिले हैं। अच्छा। और मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा मिले। जी। अगर मैं बात करूं तो जैसे मेट्रो स्टेशन से लेके 250 मीटर की दूरी के ऊपर बहुत पानी भरता था। अच्छा। बहुत पानी भरता था, मतलब 200 फीट बाईपास की बात कर रहे हैं? मेट्रो स्टेशन से लेके अपने अजमेर रोड की तरफ हम आते हैं जी। चंदालाल कल्याण मिल के ठीक सामने। अच्छा। बहुत पानी भरता था। ठीक। मैंने मैंने कर्नल साहब को आग्रह किया कि साहब यहाँ बढ़ता है, वर्धमान नगर ए के अंदर HDFC बैंक है, उसके बाहर बहुत पानी भरता था। मुझे अच्छा। बहुत दुख होता था। जी। पूरी पूरी मोटरसाइकिल डूब जाती थी। अच्छा। इतना मुझे दुख होता था, इतना पीड़ा होती थी मेरे को। मैं आपसे बात करूं तो मुझे एक व्यक्ति ने वहां पे बच्चों को स्विमिंग करते हुए मुझे एक वीडियो भेजा। उस टाइम तो हमारी सरकार भी नहीं थी जी। लेकिन हमने उस सरकार से आग्रह किया लेकिन काम नहीं हुआ। मैं इसमें धन्यवाद दूंगा कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब का, जिन्होंने तुरंत लेके लगभग 2 करोड़ रुपए का वो जो नाले का काम है वो उन्होंने करवाया। बाढ़ के अंदर बीसलपुर का पानी नहीं था, पानी के टैंकर आते थे। अच्छा। मैं आपके माध्यम से गारंटी देता हूँ कि आज टैंकरों का काम मेरे वार्ड से पूरी तरह खत्म हो चुका है। अच्छा। जो अवैध टैंकर चलते थे आज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जी। तो लोगों के हर घर कनेक्शन पहुंचाने का काम माननीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी के द्वारा हो रहा है। उसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या ये भी थी कि लोगों के घरों के जो पानी है वो भी रोडों पे आते थे। जी। लगभग अगर मैं वार्ड की बात करूं तो लगभग 625 घर ऐसे हैं, मैंने पूरी सूची बनाई तो 625 मकान ऐसे थे जिनों के पानी घरों के बाहर आते थे। जी। सबके चालान कटवाना मुश्किल था। जी। मैंने कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब से फिर निवेदन किया। मैंने कहा साहब ये चीज है, तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा, उन्होंने तुरंत रूप से सीवरेज का काम चालू किया। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ 70% काम पूरे वार्ड में कंप्लीट हो चुका है और फरवरी मार्च तक ये सीवरेज का काम होके और वापस रोड बनने का काम चालू हो जाएगा। आजकल मैं देख रहा हूँ कि नगर निगम के अंदर जो है अब भ्रष्टाचार का बहुत ज़्यादा बोलबाला है और गाए बगाए हम लोगों को इस प्रकार की सूचनाएं मिलती है, लेकिन उस पर ACB भी अपना एक्शन लेती है। क्या कहेंगे अधिकारी नौकरशाह, या हम ये कहें कि अंदर क्या इस प्रकार की दिक्कतें हैं, क्यों होता है इस प्रकार से? सबसे भ्रष्ट अगर विभाग शहरों में माने जाते हैं तो नगरीय निकाय, जिसमें आपका GDA भी आता है और निगम भी आता है। अगर आप देखेंगे तो 2.5 साल के अंदर ACB ने इतनी कार्रवाई की है जी जितनी पहले कभी नहीं हुई जी। तो हमारी सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जी। और आप खुद भी देख रहे होंगे कि सरकार ACB के माध्यम से और भी माध्यम से जो शिकायतें आती है उसके ऊपर रोकथाम के पूरे काम किए जा रहे हैं जी। OBC आयोग पर आऊंगा मैं। अब बड़ा देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, बड़ा लंबा समय इंतजार किया। अब उसके आंकड़े अभी सार्वजनिक हुए नहीं है, लेकिन समाचार पत्रों में उनके आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। लॉटरी की जो प्रक्रिया है और OBC आयोग के जो आंकड़े हैं, ऐसा कहा गया है कि करीब करीब 92 में से 17 जातियां ऐसी है जिनका राजनीति में प्रतिनिधित्व ज़्यादा है
बाकी बाकी सभी जातियां जो है राजनीतिक तौर पर पिछड़ी हुई है। आपको लगता है कि वर्तमान सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को सामने रखकर और निकाय के चुनावों के अंदर उनको आरक्षण दिया जाएगा ताकि वो जातियां जो राजनीतिक तौर पर पिछड़ी है उनको अब मुख्य धारा में आने का मौका मिल सके? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जो सरकार है जी। ये हमेशा से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नियम पे चलती है। जी ये जो 17 जो जातियां है जो पिछड़ी हुई है, जी अगर इसको भी आगे लाने की बात करें तो मैं कहीं ना कहीं इसका भी धन्यवाद हमारी सरकार को ही दूंगा, जी क्योंकि इसका जो 17 जातियां पिछड़ी हुई थी जी वो भी ओबीसी रिपोर्ट के माध्यम से ही आई है कि ये थी। और वो आने वाले समय में मैं पूरी तरह से मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर जयपुर निकाय या फिर राजस्थान निकाय के जितने भी इलेक्शन है उसके अंदर वो प्रतिनिधित्व करेंगे। अच्छा, एक मामला आपके क्षेत्र का है और बड़ा ही चर्चित रहा, हाई टेंशन लाइन को लेकर के जेडीए ने नोटिस दे दिए 1000 मकानों को, जिसमें कुछ घर आपके वार्ड में भी आते हैं। कोर्ट में मामला चल रहा है, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर के? अभी क्या स्थिति है? अभी एक्चुअल में वहाँ किसी ने PIL लगाई थी जी। वो PIL लगाने के बाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। जी जेडीए ने जो मकान थे उन सभी को नोटिस दिए। जी नोटिस देने के बाद उसकी सुनवाई अभी कोर्ट में चल रही है, तो मैं ज़्यादा उसके ऊपर बात नहीं करूँगा, वो माननीय उच्च न्यायालय का है। लेकिन इसके अंदर एक तरीके से राजनीति अड्डा बन चुका था। जी जैसे विपक्ष की जो सरकार थी वो भी लेके आ गई कि भाई साहब इसको सरकार तोड़वाना चाहती है। तो मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि सरकार कभी किसी का घर नहीं तोड़वाना चाहती। मैं बात करूंगा, कल माननीय भजन लाल जी ने घुमंतु जातियों वालों को 100 मकान दिए, तो हम तो देने वाले हैं, हम तोड़ने वाले छीनने वाले नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि जो अपने घर पे रह रहा है उसको उसी घर के अंदर वो रहे। जी तो हम छीनने वाले तोड़ने वाले नहीं है। जी तोड़ने की बातें तो वो करते हैं, जी हम तो जोड़ने की बातें करते हैं। तो इसके अंदर ये एक राजनीति एक अड्डा बन चुका है हाई टेंशन लाइन को लेके। जो मुद्दा है तो ये सिर्फ जो भी निकाय चुनाव आ रहा है उसको लेके ये लोगों के बीच में एक भटकाव का रास्ता है। और बाकी इसके अंदर जो सुनवाई है वो मैं कंटिन्यू जनता के बीच में रहता हूँ, जनता से हाई कोर्ट के अंदर जो सुनवाई है उसमें भी मैं कल था। 1 तारीख हमको डेट मिली और मुझे लगता है कि जनता के पक्ष में इसका फैसला आएगा। तो ये हमारे साथ पीयूष जी किराड़ू थे, जिन्होंने तमाम अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के बातें गिनाई कि किस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में, पिछले 7 वर्षों में माफी चाहूँगा, जो विकास कार्य उन्होंने अपने क्षेत्र में करवाए हैं। उसके अलावा पार्टी की रीति और नीति, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और गजसिंहपुरा का वो चर्चित जेडीए के नोटिस, जिसको लेकर के काफ़ी समय तक बवाल हो रहा है। और अब उस पर हाईकोर्ट क्या निर्णय लेगा ये 1 तारीख को पता लगेगा। लेकिन सरकार की ऐसी कोई मंशा किसी का घर तोड़ने की नहीं है, ये बात भी पीयूष जी किराड़ू साहब ने बताई है। नमस्कार।